हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय ध्वनि के अंतर्गत आने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ध्वनि की चाल अर्थात स्पीड ऑफ साउंड। और इसके अलावा हम एक और आज टॉपिक का अध्ययन करेंगे और वह टॉपिक रहेगा हमारा ध्वनि का परावर्तन। अर्थात आज हम ध्वनि की चाल और ध्वनि के परावर्तन का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, ध्वनि अपने आप में एक ऊर्जा का रूप है और वह भी कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा, जो यंत्र के द्वारा उत्पन्न की जाती है। ऐसी ऊर्जा जो यंत्र के द्वारा उत्पन्न की जाती है और जो हमारे कानों को सुनने की संवेदना प्रदान करती है, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं ध्वनि। आइए सबसे पहले हम ध्वनि की परिभाषा ही देख लेते हैं कि ध्वनि होती क्या है। चलिए, ध्वनि यह यांत्रिक ऊर्जा होती है। यह यांत्रिक ऊर्जा होती है जो हमें सुनने की संवेदना प्रदान करती है, उसको ध्वनि कहते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान सी परिभाषा है। ध्वनि क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, ध्वनि ऊर्जा। लेकिन कौन सी ऊर्जा का कौन सा रूप? देखिए, वह यांत्रिक ऊर्जा होगी। तो वह यांत्रिक ऊर्जा जो हमें सुनने की, कानों के द्वारा हम सुनते हैं ना, सुनने की संवेदना प्रदान करती है, उसे ध्वनि कहते हैं। देखिए, ध्वनि उत्पन्न करने वाले बहुत सारे स्रोत होते हैं। जब हम बोल रहे हैं तो यहां पर हमारे गले में, कंठ में भी एक स्वर यंत्र है। उस स्वर यंत्र से ध्वनि पैदा हो रही है। इसी प्रकार से आपने स्कूल की घंटी अवश्य सुनी होगी। जब हथौड़े को उस घंटी से टकराते हैं तो वहां पर भी ध्वनि पैदा होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। पक्षी हैं, जब चहचहाते हैं तो उनकी ध्वनि पैदा होती है। इसी प्रकार से वाहनों के जो हॉर्न होते हैं वह भी ध्वनि पैदा करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कारखाने के नजदीक जाएं तो वहां मशीनें ध्वनि पैदा कर रही हैं। तो ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जो हमें सुनने की संवेदना प्रदान करती है। देखिए, जो ध्वनि है वह उत्पन्न कहीं होती है जबकि हमें सुनाई कहीं देती है। आज मैं यहां से बोल रहा हूं और यह ध्वनि आपके कानों तक पहुंच रही है। तो यह जो ध्वनि है जो मेरे गले से पैदा हुई और आकर के वायु के अंदर फैल गई और वायु से यह ध्वनि आपके कानों तक पहुंच रही है। या जब स्कूल की घंटी से हम हथौड़े को टकराते हैं तो वही ध्वनि आप सभी के कान तक पहुंच जाती है और आपको पता चल जाता है कि अब स्कूल लग गया है, या अब यह पीरियड चल रहा है, या अब छुट्टी हो गई है। तो ध्वनि जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है। देखिए, जहां ध्वनि पैदा हो रही है, आपने मंदिर में घंटियां तो अवश्य देखी होंगी। देखिए, एक घंटी मैं यहां पर आपको ये बनाकर दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये मेरे पास यहां पर एक घंटी है और इस घंटी को जब हम बजाते हैं तो इससे क्या होता है? एक ध्वनि पैदा होती है और वह ध्वनि क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है और अल्टीमेटली
हमारे कान तक पहुंचती है। यह क्या है? यह हमारा कान है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर घंटी है। तो देखिए जब हम इस घंटी को बजाएंगे तो ध्वनि कहाँ पैदा हो रही है? यहाँ पर पैदा हो रही है। और ये धीरे 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 करके कहाँ पहुंचेगी? हमारे कान तक पहुंच जाएगी। और हमारा कान क्या है? हमारा कान एक संवेदी अंग है जो हमें ध्वनि को सुनने में सहायता करता है। यहां पर जो सोचने की बात है वह यह है कि ध्वनि एक स्थान पर पैदा हुई है और वहां से वह दूसरे स्थान तक चलती है, अर्थात ध्वनि गति करती है। ध्वनि गति करती है। क्या इसकी गति एक समान होती है? देखिए ध्वनि जब एक स्थान से और दूसरे स्थान पर चलती है तो उसकी गति दो कारकों पर निर्भर करती है। वह दो कारक कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। ध्वनि की जो चाल है वह दो कारकों पर निर्भर करती है। वह दो कारक कौन कौन से हैं? नंबर एक, ध्वनि के चलने का माध्यम। चलने का माध्यम, ध्वनि जहां से चल रही है वह कौन सा माध्यम है? ध्वनि किस माध्यम में से गुजर रही है? एक तो उसके ऊपर निर्भर करता है और दूसरा निर्भर करता है ध्वनि का जो गमन है वह निर्भर करेगा तापमान पर। ये दो कारक हैं जिन पर ध्वनि की गति निर्भर करती है, अर्थात जिन पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। या तो माध्यम, कौन सा माध्यम है उसके ऊपर निर्भर करेगा, या फिर कितना तापमान है जिसमें से ध्वनि गुजर रही है उसका तापमान कितना है उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। आइए इनमें से एक एक का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ध्वनि के चलने का माध्यम। ध्वनि जिस माध्यम से जा रही है, यदि हम माध्यम को अवस्था के आधार पर वर्गीकृत करें तो तीन भागों में बांट सकते हैं। एक कौन से माध्यम होंगे? देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, जो माध्यम है वह तीन प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक माध्यम ठोस माध्यम, सॉलिड जिसको हम कहते हैं। तो ध्वनि जो है वो ठोस माध्यम अर्थात ठोस में से भी, सॉलिड में से भी गमन करती है। दूसरा हमारे पास जो माध्यम होगा वह होगा द्रव माध्यम अर्थात लिक्विड। ध्वनि जो है वो द्रव माध्यम अर्थात लिक्विड में से भी गमन करती है। इसी प्रकार से एक तीसरा अवस्था के आधार पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो माध्यम होगा वह होगा गैसीय माध्यम। गैसीय माध्यम अर्थात गैसेस जो होंगी उनके अंदर से भी ध्वनि गति करती है। तो ध्वनि की गति को अगर हमें देखना है तो वह माध्यम के ऊपर निर्भर करेगी। और माध्यम तीन प्रकार के होते हैं अवस्था के आधार पर, ठोस माध्यम, द्रव माध्यम और गैसीय माध्यम। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या वास्तव में ठोस में से ध्वनि गुजरती है? चलिए देखिए, आपने टेलीफोन तो अवश्य देखा होगा। जो टेलीफोन हमारे घर में लगा होता है उस टेलीफोन में क्या होता है? एक तार जुड़ी हुई होती है। तो वहां पर एक जगह से ध्वनि पैदा करके तार द्वारा दूसरी जगह ले जाई जा रही है। आपने खिलौना टेलीफोन भी देखा होगा। जो खिलौना टेलीफोन है आप बना भी सकते हो। वहां पर आप दो कप लीजिए, ये देखिए इस प्रकार के दो कप लीजिए और दो कप लेकर के उनके जो तली है उसमें छिद्र करके और एक धागे से या तार से जोड़ लीजिए। फिर यहाँ पर अपने मित्र को बोलिए कि वह जो है यहाँ पर क्या करेगा? ध्वनि पैदा करेगा। यहाँ पर ध्वनि पैदा करेगा। आप अपने मित्र को बोलिए कि वह यहाँ पर ध्वनि पैदा करे और यहाँ पर आप जो है कान लगाकर सुनिएगा।
तो आपका जो दोस्त है यहां से जो ध्वनि पैदा कर रहा है आप उसको यहां पर आसानी से सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि है जो यहां से पैदा की जा रही है वो इस तार के द्वारा या धागे के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंच रही है और आपको स्पष्ट सुनाई पड़ रही है। टेलीफोन जो होता है जिसका मैं उदाहरण आपको दे रहा था, उसमें भी जब हम टेलीफोन से बात करते हैं तो वहां देखते हैं कि एक तार में से आवाज जो है वो जा रही है, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो हमारी ध्वनि है वह तार के द्वारा टेलीफोन एक्सचेंज तक जा रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ठोस है उनके अंदर ध्वनि का गमन होता है। यदि मैं और अन्य ठोस पदार्थ लूं, मैंने यहाँ पर ये देखिए मार्कर लिया हुआ है और यदि मैं मार्कर को अपने कान के साथ लगाऊं और इधर दूसरे इसके किनारे को मैं यहाँ पर स्क्रैच करता हूं, खुरसता हूं, तो मुझे यहाँ पर इसके खुरचने की जो आवाज है यहाँ पर कान पर मुझे स्पष्ट सुनाई पड़ती है। इस प्रकार से देखिए मैं अगर इसको खुरचता हूं तो इसके खुरचने की जो आवाज है मुझे इस सिरे तक स्पष्ट सुनाई पड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस मार्कर में भी ध्वनि एक सिरे से दूसरे सिरे तक गमन कर रही है, अर्थात ध्वनि की जो चाल है इसमें भी है, अर्थात ध्वनि इसमें भी चल रही है। इसी प्रकार से जो ध्वनि का दूसरा माध्यम है वह है द्रव माध्यम। ध्वनि केवल ठोस पदार्थों में से ही नहीं गुजरती है बल्कि द्रव पदार्थों में से भी गुजरती है, लिक्विड में से। इसका अगर आप एक उदाहरण देखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप एक बैलून लीजिए और बैलून को, गुब्बारे को जल से भर लीजिए। ये देखिए बैलून है मेरे पास यहाँ पर, मैंने इसमें जल भर लिया, गुब्बारा है ये यहाँ पर और इसमें मैंने क्या भरा हुआ है, अंदर जल भर लिया है। और जल भरने के बाद मुझे क्या करना है, इस गुब्बारे को अपने कान से लगाना है इस प्रकार से और अपने दोस्त को कहना है कि उधर से वो उसको जरा खुरचे, हल्के हल्के से खुरचने की आवाज पैदा करे। वो गुब्बारे के जब उस सिरे को खुरचेगा तो उसके दूसरे सिरे पर हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। यहाँ पर भी जो ध्वनि है वह, अगर मान लीजिए यहाँ पर वह हमारा दोस्त खुरच रहा है तो यहाँ पर जो हमें ध्वनि है वह सुनाई पड़ेगी, हमारे कान को ध्वनि सुनाई पड़ेगी, क्योंकि जो जल है, जल में से भी ध्वनि जो है वह क्या कर रही है, गमन कर रही है और गमन करके हमारे कान तक पहुंच रही है। इसी माध्यम का सहारा लेकर के जो जल में रहने वाले जीव हैं वह अपने संदेश भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। किस वजह से? कि जल के अंदर अर्थात द्रव पदार्थों के अंदर जो ध्वनि है वह गमन करती है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए जो गैस है, तीसरा माध्यम है हमारे पास गैसीय माध्यम, जिनमें ध्वनि का गमन होता है। गैस का अगर हम उदाहरण देखना चाहते हैं तो देखिए आपके और हमारे बीच में या आपके दोस्तों के बीच में वायुमंडल उपस्थित है, वायु उपस्थित है और वायु में क्या है, गैसें हैं। और जो गैसें हैं उनके अंदर से अगर आप देख रहे हैं तो जब आपका दोस्त बोल रहा है तो उसके दोस्त की आवाज आपके कानों तक आ रही है और आप उसको स्पष्ट सुन पा रहे हैं, जबकि बीच में हमें दिखाई देने वाला ना तो कोई ठोस पदार्थ है और ना ही कोई द्रव पदार्थ है, फिर भी हमें ध्वनि सुनाई पड़ रही है, क्योंकि ध्वनि का जो गमन है वो वायु के द्वारा आपके कान तक हो रहा है। इसी प्रकार से जब स्कूल की घंटी बजाई जाती है तो वायु के द्वारा उस ध्वनि का जो गमन है आपके कानों तक होता है। तो कहने का यहाँ पर अर्थ यह है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही ध्वनि का गमन होता है और निर्भर करता है इन तीनों ही माध्यमों में कि कौन सा माध्यम ध्वनि के गमन के लिए उपस्थित है। यदि ठोस माध्यम उपस्थित है तो ध्वनि का गमन सबसे तेज होगा, अर्थात ध्वनि की चाल सबसे तेज ठोस पदार्थ में होगी। यदि मैं इनकी चाल के आधार पे लिखूं कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, तो देखिए ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी, उससे कम द्रव माध्यम में होगी और उससे कम गैस माध्यम में होगी। जो गैसीय मीडियम है, गैस माध्यम है, उसके अंदर सबसे कम रहेगी। ये आपको याद रखना है। ये देखिए
ठोस माध्यम में सबसे तेज ध्वनि की चाल होती है, द्रव में उससे कम होती है, गैस में उससे भी कम होती है। हम इन तीनों माध्यमों के कुछ उदाहरण लेते हैं और देखते हैं क्या वास्तव में ठोस पदार्थों में गति होती है, ठोस पदार्थों में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है, या द्रव में होती है, या गैस में होती है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक ठोस का उदाहरण लेता हूं। ठोस में मैं सबसे पहले ले रहा हूं यहां पर लोहे की छड़। मैंने एक लोहे की छड़ ले ली, लोहे की रॉड ले ली, ठीक है, और मैं उसमें ध्वनि की चाल को देखना चाहूं कि ध्वनि किस चाल से चल रही है। तो उसमें जो ध्वनि की चाल होगी 5950 मीटर पर सेकेंड, अर्थात एक सेकंड में 5950 मीटर दूर चली जाएगी, अर्थात 5.5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर चली जाएगी। हम कहें तो 6 किलोमीटर के लगभग चली जाएगी एक सेकंड में। यह जो चाल है आपको तापमान के अनुसार निर्धारित करनी है। यह जो चाल है ध्वनि की, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे अर्थात कक्ष ताप पे, रूम टेम्परेचर पर लोहे की छड़ के अंदर होती है। इस चाल से ध्वनि एक सेकंड में लोहे की छड़ में 5950 मीटर दूर चली जाएगी। इसके बाद हम आते हैं द्रव की ओर कि द्रव के अंदर ध्वनि की चाल कितनी होती है। द्रव के रूप में मैं यहां जल ले रहा हूं। देखिए, समुद्री जल के अंदर, जो समुद्र के अंदर जल होता है, उसके अंदर समुद्री जल जो होता है द्रव रूप में होता है, जल है, उसमें ध्वनि की चाल कितनी होगी 25 डिग्री सेल्सियस पर। उसमें ध्वनि की चाल होगी 1531 मीटर प्रति सेकेंड। 1531 मीटर प्रति सेकेंड। ये समुद्र के जल जिसमें लवणों की मात्रा ज्यादा होती है, उसमें 1531 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि हम ऐसे जल के अंदर ध्वनि की चाल देखें जिसमें लवण नहीं है, तो वह थोड़ी कम हो जाएगी, और वह कितनी होगी, वह होगी 1498 मीटर प्रति सेकंड। यह वह जल है जिसमें लवण नहीं है, अर्थात आश्रित जल, आश्रित जल के अंदर होगी। तो आप यहां पर देखिए, जल के अंदर लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड, 1500 मीटर प्रति सेकंड के लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि चलेगी। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं गैसीय माध्यम के अंदर कि जो गैस है अर्थात वायुमंडल है, इसमें जो ध्वनि है इसकी कितनी चाल होती है। अगर हम गैस का उदाहरण लें तो गैस के अंदर ध्वनि की जो चाल होगी 346 मीटर पर सेकेंड। यह गैस के अंदर ध्वनि की चाल होगी। अर्थात जब आपका एक दोस्त कुछ बोलता है और उसकी ध्वनि आपको सुनाई पड़ती है, तो वहां पर गैस अर्थात वायुमंडल है, गैस है, वायु है, हम यहां पर इसको वायु भी कह सकते हैं। वायु में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो ध्वनि आपके दोस्त ने उत्पन्न की है, वह 346 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आपके कान तक पहुंचेगी। तो कहने का मतलब यहां पर, तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि अलग अलग अगर माध्यम है, हमारे पास 3 प्रकार के माध्यम थे, अलग अलग अगर माध्यम है तो उनके अंदर ध्वनि की जो चाल है वह भी अलग अलग होती है। यदि हमें ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुंचाना है तो हमें ठोस माध्यम का चयन करना पड़ेगा। यदि हमें ध्वनि को धीमे से पहुंचाना है, कम स्पीड से पहुंचाना है, तो हमें गैसीय माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब हम जरा अपने दूसरे कारक पे चलते हैं कि ध्वनि की जो चाल है वह तापमान पर कैसे निर्भर करती है। तापमान का क्या असर होता है? बिल्कुल देखिए, आसान सा है। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते चले जाएंगे, किसी भी वस्तु का जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते चले जाएंगे, ध्वनि की चाल भी बढ़ती चली जाएगी। तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल
बढ़ जाती है। ये देखिए, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तापमान बढ़ाएं और ध्वनि की चाल बढ़ जाए। देखिए, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। यदि मैं तापमान 0 डिग्री सेल्सियस करता हूं, 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर ध्वनि की जो चाल होगी वह होगी 331 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम वायु में ध्वनि की चाल की बात कर रहे हैं। ये जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं ध्वनि की चाल का, वह किसमें है? वायु में है। यदि वायु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उसमें ध्वनि चलेगी 331 मीटर प्रति सेकंड। और यदि इस वायु का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो चाल है ना 331 से बढ़ जाएगी। और बढ़कर के कितनी हो जाएगी? बढ़कर के 343 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। 343 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। 20 डिग्री तापमान बढ़ने पे देखिए वायु में ध्वनि की चाल बढ़ गई है। अगर मैं थोड़ा सा तापमान और बढ़ा दूं और यहां पर कर दूं 22 डिग्री सेल्सियस, तो यह ध्वनि की चाल और बढ़ जाएगी और बढ़ करके 344.2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। देखिए, केवल 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से ही 344.2 मीटर पर सेकंड हो गई है। यदि मैं इस वायु के तापमान को और बढ़ा दूं और मैं इसको बढ़ा करके 25 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो यह बढ़ करके देखिए कितना हो जाएगी? 25 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो ये जो डाटा है आपके सामने वायु में ध्वनि की चाल को प्रदर्शित कर रहे हैं कि अलग अलग तापमान पर ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। यदि हम तापमान को बढ़ा रहे हैं, 0 से 20 कर दिया है, तो वायु में ध्वनि की चाल 331 से 343 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। यही हमने तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाया तो ध्वनि की चाल 344.2 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। जबकि अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान कर दें वायु का, तो वहां पर ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ध्वनि की जो चाल होती है वह 2 कारकों पर निर्भर करती है। एक तो ध्वनि के चलने के माध्यम के ऊपर निर्भर करती है और दूसरा ध्वनि के तापमान पर निर्भर करती है। ध्वनि का माध्यम कैसा है, ध्वनि के चलने का माध्यम कैसा है, ठोस है, द्रव है या गैस है, उस पर निर्भर करेगी। ठोस में सबसे तेज चलेगी, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम चाल होगी। और इसी प्रकार से तापमान पर निर्भर करेगी कि ध्वनि की चाल कितनी है। यदि हम तापमान को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। कुछ आंकड़े आपके सामने यहाँ पर मैंने प्रस्तुत कर ही दिए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ध्वनि की जो चाल है वह 2 कारकों पर निर्भर करती है और भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न ध्वनि की चाल होती है। चलिए, ध्वनि की चाल के बाद अब हम आते हैं अपने दूसरे मुख्य टॉपिक पर और वह हमारे पास ध्वनि का परावर्तन। देखिए, ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। ध्वनि जब एक स्रोत से उत्पन्न होती है, तो अभी हमने पढ़ा कि ध्वनि विभिन्न विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल से चलती है और कहां तक जाएगी वो, ये हमें देखना है। यहां पर ध्वनि पैदा करता हूं, ये देखिए, ये ध्वनि यहां पर पैदा की, ये जो ध्वनि पैदा की है, और यदि मैं यहां पर, ये देखिए मैंने एक दीवार बना दी है, ये क्या है यहां पर? दीवार। जो ध्वनि पैदा की गई है यहां पर, वह ध्वनि जाएगी और इससे टकराएगी। टकराने के बाद आगे तो जा नहीं सकेगी, तो फिर क्या होगा? टकराने के बाद वापस आ जाएगी। इस प्रकार से ध्वनि का जाना और किसी वस्तु से टकरा करके वापस आना,
ही ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। अर्थात ध्वनि का किसी पदार्थ की सतह से टकराकर वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन का मतलब है टकराकर वापस आना। जैसे हम एक बॉल लेते हैं रबड़ की, उसको दीवार से मारते हैं फेंक के, तो वो दीवार से टकरा के वापस आ जाती है, हमारी तरफ आ जाती है। इसी प्रकार से यदि आप किसी बड़े हॉल के अंदर चले जाएं या किसी कुएं के मुंह पर ध्वनि पैदा करें, कुएं के मुंह के पास जाएं और वहां पर ध्वनि पैदा करें, तो वहां पर हमारी ध्वनि जाएगी और कुएं के अंदर नीचे तली से टकरा के फिर वापस आएगी और हमें थोड़ी देर बाद सुनाई दे जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम किसी बड़े कमरे में आवाज लगाते हैं हेलो, तो वही आवाज थोड़ी देर के बाद हमें फिर से सुनाई देगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ कि हमने जो ध्वनि पैदा की वह गई और उस दीवार से टकराई और दीवार से टकराने के बाद वापस आ गई और फिर हमें वो सुनाई दे गई। तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे? इसी घटना को हम कहेंगे ध्वनि का परावर्तन। अर्थात अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होगी ध्वनि का किसी सतह से टकराकर वापस आना ध्वनि परावर्तन कहलाता है। देखिए, ध्वनि का किसी सतह से टकराकर वापिस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। देखिए, ध्वनि का किसी सतह से टकराकर वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर हमने ध्वनि पैदा की, वह गई और किसी दीवार से टकराई, टकराने के बाद हमारे पास वापस आ गई। तो यह जो गई है ध्वनि, इसको हम बोलते हैं आपतित ध्वनि। जो ध्वनि हम पैदा कर रहे हैं और जो जा रही है किसी सतह से टकराने के लिए, ये ध्वनि देखिए हम यहाँ पर पैदा कर रहे हैं और ये जाएगी सतह से टकराएगी। तो ये जो ध्वनि है जो आ रही है और किसी सतह से टकरा रही है, इसको बोलते हैं हम आपतित ध्वनि। आपतित ध्वनि, इंसिडेंट साउंड। ओके, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे टकराने के बाद जो ये ध्वनि आई है, टकरा करके जो ध्वनि वापस आ रही है हमारी तरफ, उसको हम बोलते हैं परावर्तित ध्वनि। याद रखिएगा आप, परावर्तित ध्वनि अर्थात रिफ्लेक्टेड साउंड कहेंगे हम इसको। तो आपतित ध्वनि जो हम पैदा कर रहे हैं और किसी सतह से टकराने के बाद जो आ रही है वह परावर्तित ध्वनि होगी। ठीक है, इसको समझने के लिए कि ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है, आइए हम एक क्रियाकलाप यहाँ पर देखते हैं कि ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है। देखिए, परावर्तन को क्रियाकलाप द्वारा समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक गत्ते की सतह लेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर एक गत्ते की सतह है। गत्ता हमारे पास मोटा होना चाहिए, इतना मोटा गत्ता हो कि जिसमें से ध्वनि आसानी से दूसरी तरफ गुजरकर ना जा सके। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसके बाद हमें दो बड़े बड़े पाइप लेने हैं। पाइप आप कैसे लेंगे? गत्ते के बने हुए भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के बने हुए भी हो सकते हैं। वो जो पाइप आप ले रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना है लंबाई 1 मीटर हो। ये जो यहां से यहां तक लंबाई है 1 मीटर हो। ऐसा ही हमने इधर एक और जो पाइप लिया है उसको ले लेंगे। देखिए, उसकी जो लंबाई है वह भी 1 मीटर होनी चाहिए। दूसरा, इसका जो व्यास है, ये वाला जो व्यास है, देखिए यहां से यहां तक की जो इसकी चौड़ाई है,
8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो हम पाइप लेंगे इस क्रियाकलाप के लिए उसकी चौड़ाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो, फिर चाहे वो पाइप प्लास्टिक का हो चाहे गत्ते का बना हुआ हो। उसकी लंबाई कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए। ये जो लंबाई है यहां से यहां तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम से कम 1 मीटर की होनी चाहिए। ऐसे 2 पाइप हम लेंगे, एक पाइप को हमने इधर लगा दिया है, दूसरी पाइप को हमने यहां लगा दिया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सा हमारे पास यहाँ पे क्रियाकलाप है। ये हमने पाइप ली है, इसको उस मोटी पदार्थ की सतह से कम 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है यहां इस गत्ते से, और इस पाइप को 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक अलार्म घड़ी और लेनी है। एक अलार्म घड़ी लेंगे हम यहाँ पर, ये देखिए एक अलार्म घड़ी ले लेता हूं मैं यहाँ पर, और इस अलार्म घड़ी के अंदर क्या करना है, इस अलार्म घड़ी को मुझे इस पाइप के मुंह के पास रखना है, इस सिरे के पास रखना है। अलार्म घड़ी क्यों लेते हैं, क्योंकि अलार्म घड़ी में टिक 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 की जो साउंड है अर्थात ध्वनि है वह पैदा होती है। आप इसके लिए स्टॉप वॉच भी ले सकते हैं, और आपको ध्यान यह रखना है कि इस स्टॉप वॉच को या अलार्म घड़ी को इस पाइप के सिरे के पास रखना है, ठीक है, ताकि यह जो ध्वनि पैदा करे वह सीधी इस पाइप के अंदर चली जाए। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं है करने के लिए। ये यहां से ध्वनि चलेगी, चलने के बाद इसमें से सीधे आ जाएगी और इस तल से टकरा जाएगी। इस तल से टकराने के बाद वह जो ध्वनि है इसको पार करके तो जाएगी नहीं, तो फिर क्या होगा, यहां से टकराने के बाद इस प्रकार से वह दूसरे पाइप से इधर आ जाएगी। और यहां पर हम क्या करेंगे, अपना कान लगा करके उस ध्वनि को सुनने का प्रयत्न करेंगे। हो सकता है कि जब हम यहाँ पर कान लगा रहे हैं तो इस पाइप से जो ध्वनि आ रही है वह स्पष्ट ना आ रही हो, तेज सुनाई ना दे रही हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस पाइप की पोजीशन को चेंज करेंगे, इस पाइप को हिलाएंगे और इस पाइप को हिला के एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि यहां से जो आने वाली ध्वनि है वो हमें यहां पर इस पाइप के द्वारा स्पष्ट और तेज सुनाई दे। जब हमें वह ध्वनि स्पष्ट और तेज सुनाई पड़ रही है तब हम कह सकते हैं कि ध्वनि का परावर्तन हो रहा है। और ध्वनि का परावर्तन कहाँ हो रहा है, देखिए ध्वनि यहां से उत्पन्न हो रही है, यहां से ध्वनि उत्पन्न हुई, उत्पन्न होकर के इस सतह से टकराई, इस गत्ते की सतह से जब टकराई, टकरा करके वापिस आ गई। तो इस प्रकार से ध्वनि का जिस माध्यम से वह जा रही है उसी माध्यम में टकरा करके वापिस आ जाना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। देखिए यदि इस माध्यम में अगर मैं माध्यम का नंबर दूं, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, इस गत्ते के ऊपर नंबर 1 माध्यम है, गत्ते के नीचे नंबर 2 माध्यम है, तो यहाँ 1 माध्यम से ये देखिए ध्वनि गई है। मैं अगर इसको संकेत से प्रदर्शित करूं कि किधर जा रही है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर तीर का निशान लगाया, ध्वनि यहां से चली दूसरे माध्यम से ध्वनि चली और टकरा करके फिर दूसरे माध्यम में ही रही है, पहले माध्यम में नहीं गई है। तो इस प्रकार से ध्वनि का एक माध्यम से चलना और टकरा करके उसी माध्यम में वापस आ जाना क्या कहलाता है, ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। और बहुत सरल शब्दों में ध्वनि का किसी सतह से टकरा कर वापिस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप से हम ध्वनि का परावर्तन करके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर कुछ परिभाषाएं हैं जिनको मैं आपको नोट करवाना चाहूंगा। ये जो ध्वनि यहां से जो अलार्म घड़ी के द्वारा पैदा की जा रही है, जो ध्वनि यहां से आ रही है और जो इस सतह से टकराएगी वह कौन सी ध्वनि होगी, आपको बताया मैंने अभी, वह आपतित ध्वनि होगी। उसको हम इंसिडेंट साउंड कहेंगे। और वह ध्वनि जो आपतित है जब किसी तल पर, किसी सतह पर जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु अर्थात पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
बोला जाएगा, ये वाला बिंदु आपतन बिंदु कहलाएगा। इसके बाद देखिए, वह ध्वनि जो टकराने के बाद, किसी सतह से टकराने के बाद वापिस उसी माध्यम में आ रही है, कौन सी ध्वनि? यह वाली ध्वनि क्या कहलाएगी? परावर्तित ध्वनि कहलाएगी। यह हमारे पास होगी परावर्तित ध्वनि। ये देखिए, परावर्तित ध्वनि होगी, ये जो टकरा करके वापस आई है। ठीक है, एक और चीज है यहाँ पर, ये जो बिंदु है जिसको हम आपतन बिंदु कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पर यदि मैं इस सतह के साथ, गत्ते की सतह के साथ या वस्तु की सतह के साथ परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, अर्थात 90 डिग्री का कोण बना दूं, समकोण बना दूं, ये देखिए यहां पर इस बिंदु पर, किस बिंदु पर? आपतन बिंदु पर। यदि मैं इस गत्ते की सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बना करके और एक रेखा खींच दूं, इस रेखा को हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब अर्थात इसको बोलेंगे हम नॉर्मल। तो इस प्रकार से ये हमारे पास था एक क्रियाकलाप जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से ध्वनि का परावर्तन होता है। देखिए, ध्वनि के परावर्तन के हमारे पास दो नियम हैं। वह दो नियम कौन कौन से हैं, आइए हम उसकी बात करते हैं। ध्वनि परावर्तन के नियम, और वह हमारे पास दो होंगे। देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर कोई सतह थी और इस पर यह आपतित ध्वनि हो गई जो आकर के टकरा गई। ये जो बिंदु है यह मेरे पास हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से जो ध्वनि थी वो टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली गई। तो यह जो वापस उसी माध्यम में ध्वनि गई है वह कौन सी ध्वनि है? परावर्तित ध्वनि है। देखिए यहाँ पर यह आपतित ध्वनि है, इंसिडेंट साउंड, आपतित ध्वनि होगी। और जो बिंदु है यह है आपतन बिंदु है जिसके ऊपर आपतित ध्वनि आकर के टकरा रही है, वह आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर यदि हम इस वस्तु की तल के साथ 90 डिग्री का कोण बना दें, अर्थात एक लंब खींच दें, वह कहलाता है अभिलंब। अभिलंब होगा। तो हम ध्वनि के परावर्तन के नियमों का अध्ययन करें तो हमें इन सब के बारे में पहले पता होना चाहिए। अब हम आएंगे कि ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, इसके कितने नियम हैं। अब हम आएंगे कि ध्वनि के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। देखिए, पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला ये नियम है ध्वनि का। आपतित ध्वनि कोमा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित ध्वनि, और परावर्तित ध्वनि तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देखिए, एक तल नीचे एक तल ऊपर, तो तीनों के तीनों एक ही तल में है। आपतित ध्वनि तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए पहला नियम, आपतित ध्वनि आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित ध्वनि तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आइए दूसरे नियम की ओर चलते हैं। देखिए, ये जो कोण है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपतित ध्वनि और अभिलंब, इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए ये एक कोण बन रहा है, ये वाला, ये देखिए ये कोण जिसको मैंने I लिखा है, यह कोण कहलाता है आपतन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा आपतन कोण। किसको बोलेंगे आपतन कोण? वह कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। और ऐसा ही एक कोण इधर भी बन रहा है, ये देखिए ये वाला, ये जो यहाँ पर देखिए ये जो कोण बन रहा है जिसको मैं यहाँ पर R लिख रहा हूं,
यह कोण किस किस के बीच में बन रहा है? परावर्तित ध्वनि और अभिलंब के बीच। तो परावर्तित ध्वनि और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो दूसरा नियम है ना, वो इन दोनों कोण से संबंधित है। क्या है? देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये देखिए यहां पर कोण आई बराबर कोण आर, ये जो कोण आई है ये कोण आर के बराबर होगा, अर्थात ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर मैं यहां पर इस कोण को 30 डिग्री ले रहा हूं तो ये जो कोण है ना परावर्तन कोण, ये अभी 30 डिग्री का होगा। अगर इसको बदल के 60 डिग्री का कर दिया जाए तो ये कोण भी यहां पर 60 डिग्री ही होगा। हमेशा दोनों कोण बराबर होंगे, कोण आई बराबर कोण आर रहेगा, अर्थात कोण आई क्या है? आपतन कोण, और कोण आर क्या है? परावर्तन कोण, दोनों बराबर होंगे। तो ये थे हमारे पास ध्वनि परावर्तन के दो नियम।